अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। आगे कहाँ जाए? वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। ये कहीं भी नहीं, ये तो पूरे परिवार को खत्म करवा दिए हैं। विक्टिम परिवार को जंतर मंतर पे जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ पे भी बैठने नहीं दिया है। देख लीजिए काम है, ये उठानी पड़ेगी आवाज। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे। मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो। उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया। इस बच्ची की जीत क्या होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड पे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी ना, उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तानाशाही नहीं चलेगी किसी के देश में। कुचला जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला बेचारी जो तभी कुचली है, इनको ये दबाया जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बीजेपी के नौकरी कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? ये पीड़ित आप न्याय के लिए बात नहीं रख सकती। ये बेचारे मर रहे होते हैं। कौन सा तरीका है? की बात चली है कि कौन इसका जिम्मेदार है? अभी 1 सेकंड लगता है हमें गाने में। जिसका का नाम पुलिस लगातार बोल रही है कि आप लोग बाहर जाइए। नहीं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगी, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। पानी लीजिए, आप पानी। 2 तरह का न्याय सिस्टम काम कर रहा है। इनके परिवार के एक सदस्य जो पीड़िता के चाचा हैं, उनको 9 साल से जेल में रखा जा रहा है। जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए। जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मनई तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं। सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी विक्टिम के साथ सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं। मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे। मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे। मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, फांसी दो। आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव रेप केस के बारे में और खास तौर पर उस कमेंट्री के बारे में जो इसके दोषी कुलदीप सेंगर की हालिया रिहाई पर आई है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को परत दर परत। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा गुस्सा जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? बस एक लाइन से। कल उसको बेल मिल गया है। सोचिए ये एक लाइन ही कितनी चौंकाने वाली है और अपने आप में कितने सवाल खड़े कर देती है।
तो सवाल उठता है कि ये कुलदीप सेंगर है कौन? देखिए, एक फॉर्मर एमएलए, एक कन्विक्टेड रेपिस्ट और अब जमानत पर बाहर। यही तो वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है और हमें इसकी तह तक जाने पर मजबूर करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और ये समझना जरूरी है कि ये मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। ये एक ऐसे अपराध की कहानी है जिसके बारे में सोचना भी आसान नहीं है। जब 17 साल की वो लड़की एफआईआर लिखवाने की कोशिश करती है तो पुलिस सीधे सीधे मना कर देती है। मतलब सिस्टम ने पहली ही दहलीज पर दम तोड़ दिया। जहां से मदद मिलनी थी वहां से ही दरवाजा बंद कर दिया गया। और बात यहीं नहीं रुकी, मतलब न्याय का इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है। लड़की के पिता मदद मांगने गए तो एमएलए के भाई ने पहले तो उन्हें बुरी तरह पीटा और उसके बाद पुलिस ने मदद करने के बजाय उन्हीं को उठा के जेल में डाल दिया। तो जब परिवार ने एक इतने ताकतवर नेता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो उन्हें सिर्फ अनदेखा नहीं किया गया, बल्कि उन पर हमलों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि सोर्स बताता है, ये कोई हादसा नहीं था, ये घटनाओं का एक पूरा सोचा समझा सिलसिला था। सबसे पहले शिकायत करने पर पिता को पीटा गया और फिर पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब वो लड़की गवाही देने जा रही थी तो उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में उसकी 2 आंट्स की मौत हो गई और वो खुद 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद नजर आए तो उस लड़की ने एक बहुत ही हताश करने वाला कदम उठाया। उसने मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की और इसी एक कदम ने, इसी एक चीख ने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींचा और फिर जाकर दबाव में सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। तो ये तो थी इस केस की कहानी, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं जो सोर्स हमें दिखा रहा है कि आखिर वो कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं, वो कौन सी जड़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा अन्याय बार बार होता है। तो कमेंट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाया गया है कि ऐसा बार बार होता क्यों है। आखिर ऐसा क्या है कि जब कोई ताकतवर आदमी इसमें शामिल होता है तो न्याय का पूरा सिस्टम ही या तो धीमा पड़ जाता है या फिर उल्टा चलने लगता है। तो सोर्स के मुताबिक इस अन्याय के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, लोगों की चुप्पी जो डर से पैदा होती है। दूसरा, सत्ता में बैठे नेताओं की बेहिसाब ताकत। तीसरा, पुलिस का साथ देना या फिर आंखें बंद कर लेना। और चौथा, हमारा कानून का सिस्टम जो एक सजा याफ्ता बलात्कारी को भी जमानत दे देता है। और अकाउंटेबिलिटी की इसी कमी को दिखाने के लिए सॉस एक बहुत ही तीखा कंपैरिजन करता है भारत और दुबई का। यहाँ एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को बेल मिल जाती है, जबकि सॉस का ये दावा है कि दुबई में इसी जुर्म के लिए शायद ही कोई बच पाता। तो सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद बाकी है, क्या इसका कोई हल है? तो सोर्स की कमेंट्री के हिसाब से इसका हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है, जनता के गुस्से की ताकत में। सोर्स एक बहुत पावरफुल बात कहता है हमारे इतिहास का हवाला देते हुए कि ये वो देश है जहां कैंडल नहीं लंका जला दिया जाता है। मतलब अब सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलेगा, अब एक बड़ी और निर्णायक आवाज की जरूरत है। तो कमेंट्री का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस तरह के बड़े बड़े अन्याय को जो चीज सबसे ज्यादा ताकत देती है वो है आम जनता की चुप्पी, ये खामोशी जो जाने अनजाने में ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। इसीलिए सोर्स कहता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। पहला कदम, अपनी चुप्पी तोड़िए। दूसरा, सोशल मीडिया को न्याय की मांगों से भर दीजिए। और तीसरा, सिस्टम पर इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर बनाइए कि उसे झुकना ही पड़े। सोर्स ये उम्मीद भी जताता है कि अगर इस केस को बहुत बड़े स्केल पर उठाया जाए तो पब्लिक प्रेशर के चलते कोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर ही ये जमानत रद्द कर सकती है। मतलब इसका असर तुरंत और साफ दिख सकता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब इंसाफ दांव पर लगा हो तो हमारी चुप्पी की असली कीमत क्या होती है। ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है बल्कि हमारे पूरे समाज के आईने का है।